जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना शीटेड पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज उसी सीरीज़ में आपका साइंस का डे 6 है, ठीक है। और आज के इस 6वें दिन में हम लोग साउंड यानी कि ध्वनि चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग इसमें किस तरह से करते हैं, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं जो पूरा के पूरा आपका एनसीईआरटी लेवल का होता है और उसके बाद इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनका डिस्कशन करता हूं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए एक एक टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि साउंड होता क्या है और ये इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करना चाहूँ तो साउंड एक तरह का एनर्जी होती है, ठीक है ना। क्या होता है, एक ऊर्जा का फॉर्म होता है जिसके माध्यम से हम किसी ध्वनि को सुन पाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट लिखा हुआ है और मैं कोशिश करूँगा कि एक दो क्लास के बाद ये पूरा का पूरा कंटेंट आप लोगों को टेलीग्राम के माध्यम से फ्री में प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। अच्छा, देखिए क्या कह रहा है, ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है जो तरंगों के रूप में यात्रा करती है। देखिए इस चैप्टर में जिस टॉपिक को मैं बोलूंगा कि यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, उस चीज को आप नोट डाउन कर लेना बस, ठीक है। कुछ खास पॉइंट से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ठीक है ना। तो ये बात समझ गए, ध्वनि एक तरह का ऊर्जा है, ठीक है ना। और ये इसको ट्रेवल करने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। ये बात एकदम नोट कर लीजिए कि ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो ठीक है, एक बात यहाँ पे नोट वाली लिखनी है आपको कि इससे ट्रेवल करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की, ठीक है ना। अच्छा, तो माध्यम किसमें किसमें होता है, एक माध्यम होता है आपका ठोस, फिर दूसरा होता है द्रव, फिर गैस, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये ठोस में ट्रेवल कर सकती है, गैस में ट्रेवल कर सकती है और द्रव में ट्रेवल कर सकती है, ठीक है ना। तो क्या इसका क्या मतलब हुआ, मतलब अगर ये हम कहना चाहें कि क्या बिना माध्यम के यानी कि निर्वात में ध्वनि बहुत धीमी गति करती है, तो आप कहेंगे नहीं सर, धीमी ही नहीं बल्कि उसमें शून्य गति होती है, गति ही नहीं करती है, ठीक है ना। तो एक दूसरी पॉइंट आपको जो नोट डाउन ये करना है कि ध्वनि निर्वात में ट्रेवल नहीं करती है, बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं करती है, धीमी तेज की कोई भी बात नहीं होती है, ठीक है ना। इतनी चीज आप समझ गए, वेरी गुड। अब आगे बढ़ चलते हैं। अच्छा, अगला चीज होता है प्रोपागेशन ऑफ साउंड। ध्वनि उत्पादन कैसे होता है, ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। तो देखिए ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए डिस्टरबेंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्या याद रखोगे, ध्वनि अगर आप उत्पन्न कराना चाहते हो तो आपको कंपन यानी कि डिस्टरबेंस करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो एक बात एकदम से दिमाग में रट लो, क्या कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जरूरत किसकी होती है, डिस्टरबेंस की। तो हर तरीके के इंस्ट्रूमेंट हो गया या हम खुद जो बोल रहे हैं, तो हमारे हर, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं भी कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस यानी कि वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा हूं। अगर हम लोग इस टेबल को पीटे, ध्वनि निकल रही है तो यहाँ पे कुछ वाइब्रेशन हो रहा है। तो शीटेड में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ वाद्य यंत्रों में कहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है, को हमारे माउथ से कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो उन सारी चीज़ों को आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। जैसे देखिए आप लोगों ने, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, ठीक है ना, अगर आप हिंदी मीडियम से होंगे तो आप लोगों ने 12th क्लास या 11th में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, स्वरित्र द्विभुज ले करके रबड़ पैड पे उसको जरूर पीटा होगा। जब वो घन करता है उसके पास ले जाते थे, जो एक ट्यूब होती थी, तो वहाँ से हमें पता चलता था कि ये साउंड दे रहा है, ठीक है ना। तो ये समझ गए। तो अब देखिए इसमें पूछता कैसे, पहली बात तो ये इसमें एक नोट कर लो कि कंपन जरूरी होता है, ठीक है ना, कंपन की जरूरी होता है ध्वनि उत्पन्न करने के लिए, ठीक है ना। देखिए कह रहा है ना, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब तक वस्तु में कंपन नहीं होगा, ऐसे याद करो, डिस्टरबेंस याद रख लो, ठीक है ना। ठीक है, तो अब मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। जैसे आपका हारमोनियम हो गया, तो आप लोग देखते हैं ना उसमें इस तरह से डिस्टर्ब किया जाता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है ना। ढोलक में क्या होता है या तबला में क्या होता है, ये तनित झिल्ली होती है जिसपे आप लोग हैमर से, उससे डंडे से पीटते हैं या हाथ से पीटते हैं, तो उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। तो कई बार कई वाद्य यंत्रों का वाइब्रेशन पार्ट पूछ लेता है, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। तो ढोलक हो गया या फिर तबला हो गया, इनका वाइब्रेशन पार्ट क्या होता है, तनित झिल्ली होती है, ठीक है ना। इसकी झिल्ली पे हम लोग पीटते हैं, ठीक है। अच्छा, कई बार आपसे पूछेगा कि वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिसमें स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करके ध्वनि प्रोड्यूस की जाती है। तो आपका इकतारा सितार हो गया या फिर आपका गिटार, आजकल जो लोग बच्चे ने वो बजाते रहते हैं, तो उसमें भी हम लोग किसका, तनित तार को डिस्टर्ब करके, स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करके क्या करते हैं, साउंड प्रोपागेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। अच्छा,
कई बार आपसे पूछेगा कि वायु स्तंभ द्वारा ध्वनि उत्पन्न कैसे की जाती है, तो बांसुरी में की जाती है, फ्लूट में, ठीक है ना। आप लोग देखते होंगे बांसुरी जब बजाते हैं तो इसमें छोटे छोटे वायु स्तंभ बने होते हैं, छिद्र बने होते हैं, जिसको कि आप लोग जब बंद करते हैं या खोलते हैं तो वायु के गति को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो वहाँ वाइब्रेशन क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो ये बातें याद रखोगे। इसी ये सारे फोटोग्राफ्स आपकी एनसीईआरटी के हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, कुछ वाद्य यंत्रों का पूछता है, ये मैंने बता दिया, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये सारी बातें वही लिखी हुई हैं, तो मैं आपको पढ़ूंगा नहीं, मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपके पढ़ने के लिए लगा रखा है कि जब आपको मैं पीडीएफ दूंगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ह्यूमन के अंदर कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो हमारे गले में ना यहाँ पे वोकल कार्ड होती है, ठीक है ना, जिसको वाक तंतु बोला जाता है, क्या बोलते हैं हम लोग, या वाक यंत्र बोला जाता है। इसका देखिए, ये देखिए गला है, जैसे ये देखिए ये गला है, यहाँ पे उभरा हुआ होता है ना, देखिए यहाँ पे उभरा हुआ है, तो ये इस तरह का कुछ संरचना होता है। जब हम बोलते हैं ना तो इसी में डिस्टर्बेंस होता है, तो इसी में डिस्टर्बेंस होने की वजह से वाइब्रेशन जनरेट होती है। तो वाइब्रेशन जनरेट होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, साउंड में, ठीक है। तो मानो के वाक्य यंत्र को याद रखोगे। यहाँ पे देखिए लिखा है मानव ध्वनि वोकल कार्ड के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। तो ये डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे भी नोट रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। इतनी चीजें समझ गए आप लोग। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ध्वनि संचरण की, ठीक है ना, प्रोपागेशन ऑफ साउंड की, मतलब कि ध्वनि ट्रेवल कैसे करती है। तो पहला नोट पॉइंट तो आपको मैंने सिखा दिया कि ये बात एकदम से नोट कर लेना कि ध्वनि निर्वात यानी कि वैक्यूम में बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं करती है। आपको क्वेश्चन दे करके कंफ्यूज करेगा कि वैक्यूम में सबसे धीमी गति करती है, फिर उससे तेज उसमें एयर में करती है, फिर लिक्विड में करती है, फिर ठोस में। तो आप कहना गलत है, निर्वात में ध्वनि बिल्कुल ही ट्रेवल नहीं करती, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमें माध्यम की जरूरत होती है, ठीक है ना। देखिए कह रहा है साउंड्स नीड मीडियम सॉलिड लिक्विड और गैसेस, ठीक है ना, ट्रेवल करने के लिए। अच्छा, देखिए कह रहा है इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम यानी कि एम्प्टी स्पेस, खाली जगह पर या निर्वात में नहीं ट्रेवल करती है। अच्छा समझ गए। अब देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको दे रखा है कि वाटर के अंदर एक बच्चा पानी के अंदर बेल को बजाता है और फिर सुनता है तो पता चलता है, उसको आवाज़ सुनाई देती है, तो इससे ये प्रतीत होता है कि द्रव में भी ध्वनि ट्रेवल करती है। आप लोगों ने टेबल पे भी ऐसे हाथ मार के चेक किया होगा, देखिए एक बच्चा टेबल पे हाथ बजाता है, दूसरा सुनता है तो इसको सुनाई देता है, तो इससे ये भी प्रतीत होता है कि जो ध्वनि होती है ये ठोस में भी ट्रेवल करती है, ठीक है ना। चलिए इसमें हो गया। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है अगर मैं बताऊं, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है तुलनात्मक क्वेश्चन बनता है। आपसे पूछेगा कि किसमें सर्वाधिक ध्वनि ट्रेवल करती है, किसमें सबसे कम ध्वनि ट्रेवल करती है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है कि ठोस माध्यम में, सॉलिड स्टेट में ऑब्जेक्ट के ध्वनि जो होती है सबसे फास्टर ट्रेवल करती है, ठीक है। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि उसके जस्ट बाद जो तरल पदार्थ होते हैं, जैसे लिक्विड हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, इसमें उससे स्लोअर होती है और सबसे स्लोअर गैस में होती है। तो ऐसे याद रखोगे, सॉलिड में सबसे अधिक होती है इसकी स्पीड, फिर लिक्विड में, फिर आपका आ जाता है गैसेस फॉर्म में। तो ये इनका क्रम होता है, तो ये क्रम से ही क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है ना। और अगर ये मत कर देना कि एम्प्टी होता है, मतलब कि निर्वात में सबसे कम होता है, ठीक है ना, सबसे कम नहीं होता बल्कि शून्य होता है, ये आपको कंफ्यूज करेगा कभी कभी। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के अंदर। अब आपसे देखिए हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ें बता दिया, ये इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए कि निर्वात में यानी खाली स्थान में कभी भी फैल नहीं सकती है, ठीक है। अच्छा, कई बार ये श्रवण में आता है कि ध्वनि को हम सुनते कैसे हैं। तो देखिए मैं आपको कर्ण यानी कि ह्यूमन ईयर को तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसके कितने भाग होते हैं, कौन सा यंत्र होता है जो सुनाई देता है। अभी फिलहाल आप याद रखना कान के 3 भाग होते हैं, एक पिन्ना होता है, सबसे कर्ण पल्लव होता है, मध्य भाग आता है, फिर आंतरिक अंतरः कर्ण आता है, ठीक है ना। यहाँ से एक नब्स निकली होती है जो सीधा मस्तिष्क तक जाती है। तो इसको मैं अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, पूरा चैप्टर आता है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एनसीईआरटी का पार्ट था तो मैंने ले लिया था, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, ध्वनि ठोस में सबसे तेज, तरल में धीमी तथा गैस में सबसे धीमी गति करती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ चलते हैं, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं ध्वनि की। इसमें मैं 2 बातों पे विशेष 2 बातों पे ध्यान रख दूंगा, उसे आपको याद रख लेना है, ठीक है ना।
एक चीज होती है लाउडनेस ऑफ साउंड, ठीक है ना, ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, लाउडनेस, ठीक है। दूसरी होती है स्वर की ऊंचाई या पिच। देखिए इंग्लिश में याद रखना, हिंदी में इसके कई सिनोनिम्स दे देता है, ठीक है ना। तो लाउडनेस, जैसे देखो लाउडनेस का मतलब हो गया, आप लोगों ने देखा होगा जो मेल होते हैं, जैसे हम लड़के हैं ना, हमारी आवाज में थोड़ी भारीपन होता है, ठीक है। तो इसका वजह पूछता है क्यों है। जो आप लोगों में से गर्ल्स होती हैं उनकी आवाज़ तीक्ष्ण होती है, श्रिल होती है थोड़ी सी, तो वो क्यों होती है, दोनों के पीछे का रीज़न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये देखिए, सबसे पहली बात एक ये याद रखना है कि जो लाउडनेस होता है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड से, ठीक है ना। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखिए साउंड को मैंने बताया एक तरह की वेव होती है, तो साउंड वेव इस तरह से ट्रेवल करती है, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से ये होती है, ऐसे ट्रेवल करती है। तो ये जो मीन पॉइंट से ये मैक्सिमम हाइट होती है, इसी को बोला जाता है एम्पलीट्यूड, बोला जाता है आयाम, हिंदी में बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, आयाम बोला जाता है, ठीक है ना। ये बात याद रखोगे, ये आयाम हो गया। तो लाउडनेस किस पे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, तो आप जवाब क्या देंगे कि सर आयाम पे डिपेंड करती है। देखिए कह रहा है ना, इट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, मोर एम्पलीट्यूड मीन्स लाउडर साउंड। जैसे कुछ लोगों की होती है, बहुत बेस होता है साउंड में, आवाज में, ठीक है ना, तो बहुत तेज बोलते हैं अगर, तो उनका एम्पलीट्यूड सबसे हायर होता है, ठीक है ना, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। दूसरा आता है पिच की बात। तो पिच की बात जो होती है ना, लाउडनेस से नहीं होती है, इट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। तो दो बात याद रखोगे, पहला मुझे बताओ क्या याद रखोगे कि लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, ध्वनि के आयाम पे, साउंड वेव की आयाम पे। दूसरा मैं पूछूं पिच किस पे डिपेंड करता है, तो आप कहेंगे कि सर पिच डिपेंड करता है इसकी फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है ना। अभी मैं आगे बता दूंगा आयाम फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको पूरा फोटोग्राफ से दिखा दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए दे रखा है, हायर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस अ हायर पिच लाइक अ फीमेल वॉइस। मैंने बताया ना कि गर्ल्स की जो वॉइस होती है तीखी होती है, ठीक है ना। क्यों होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी उनकी अधिक होती है। एंड लोअर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस लो पिच लाइक मेल वॉइस। इतनी समझ गए आप लोग, वेरी नाइस। चलिए आगे क्या दे रखा है टॉपिक हमने, क्वालिटी ऑफ टिम्बर्स यानी ध्वनि की गुणवत्ता, ठीक है। इट हेल्प्स टू अच्छा डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट साउंड ऑफ द सेम लाउडनेस एंड पिच। अच्छा यहाँ इसको देखिए, मैंने हिंदी में भी दिखा रखा, यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें मैंने लिखा हुआ है, ये फोटोग्राफ से समझो आप। आवृत्ति ध्वनि का तारतम्य निर्धारित करती है, ये मैंने बता दिया। ध्वनि का तारतम्य यानी कि पिच किससे निर्धारित होती है, फ्रीक्वेंसी से, यानी कि आवृत्ति से, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला टॉपिक आपका आ जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देखिए जिस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट करती है, लाइट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है ना, जिस तरीके से लाइट किसी प्लेन सरफेस पे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है अपने ही माध्यम में, उसी तरीके से साउंड भी रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार आप ना उसमें उसको क्या बोलते हैं, सिनेमा घरों में गए होंगे तो आप देखते हैं कि उसकी छत जो होती है इस तरह से कर्व बनाई जाती है। बल्कि ये सीटेट के अभी पिछले वाले सीटेट में पूछा भी गया था कि जो सिनेमा घर होते हैं उनको कर्व क्यों बनाया जाता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से। इससे क्या होता है, आप एक जगह पे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ से टकरा करके वापस, यानी कि पूरे सिनेमा घर में कहीं पे भी कोई बैठा होता है हर किसी को साउंड प्रॉपर वे में सुनाई देता है, इसलिए इसको कर्व बनाया जाता है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड समझ गए क्या होता है, ध्वनि का परावर्तन। अच्छा अब देखिए इसमें सेम चीज़ वही लिखा हुआ है कि जिस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट करती है उसी तरीके से साउंड भी रिफ्लेक्ट करता है टकराने के बाद, ठीक है ना। और ये बिल्कुल इनका भी जो नियम होता है, देखिए ध्वनि भी प्रकाश की तरह परावर्तन के नियम का पालन करती है। मतलब जो रूल्स होते हैं लाइट के लिए वही सारे रूल्स होते हैं साउंड के लिए। अच्छा यहीं पे एक बात और याद कर लेना, जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो लोअर देन होती है स्पीड ऑफ लाइट से। क्या मैंने बोला कि जो स्पीड होती है लाइट की, ठीक है ना, वो फास्टर होती है स्पीड ऑफ साउंड से। तो ये बात याद रखोगे आप, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कई बार तुलनात्मक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, अगर इसका परीक्षण करना है कि क्या वाकई में लाइट की स्पीड तेज होती है साउंड से, तो मैं आप लोगों को एक बताता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा बरसात के मौसम में जब बिजली कड़कती है तो हमें धरती पे चमक पहले दिख जाती है, उसके बाद गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। तो इससे ये साफ हो जाता है कि जो स्पीड होती है लाइट की वो फास्टर होती है स्पीड ऑफ साउंड से। इतनी बात याद रखोगे ना, ठीक है। अच्छा अगला क्या कह रहे हैं हमसे, कह रहे देखिए कि जब ध्वनि परावर्तित होती है और पर्याप्त समय अंतर होता है
तो परावर्तित ध्वनि इको उत्पन्न करती है। तो कई बार आप देखते होंगे ध्वनियाँ टकराती हैं आपस में, इसको रीवाइब्रेशन भी बोला जाता है। तो वो इको की कंडीशन होती है। कई बार देखो, इको से याद आया, मैंने एक लाइव क्लास लिया था तो मेरा माइक उस टाइम सेट नहीं था, तो आपको दो दो आवाज़ जो है लड़ती हुई दिखाई दे रही थी, तो मतलब गूंज होती है एक तरीके से, ठीक है ना। तो इससे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अब मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ कि आगे की जो क्लासेस हैं मैं आप लोगों को लाइव अटेंड करवाऊंगा, ठीक है ना, लाइव बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग डेली जो है 5 से 6 के बीच नोटिफिकेशन मैं पहले ही अवेलेबल करा दूंगा, या टेलीग्राम के माध्यम से ज़रूर नोटिस कर दूंगा। तो आप लोग जुड़ जाना, मैं लाइव क्लासेस अब कोशिश करूँगा कि आगे की क्लासेस आपकी लाइव कराया करूँ, ठीक है ना। चलिए, इतनी बात समझ गए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ साउंड्स, ठीक है ना। ध्वनियों के उपयोग कहाँ कहाँ पे होते हैं। देखिए, ध्वनियों के उपयोग से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि ध्वनियाँ 3 तरीके की होती हैं, ठीक है ना। कि एक ऐसी ध्वनि, जैसे मैं बहुत धीरे बोलूँ, ऐसा बोलूँ कि आपको सुना ही ना दे, वो अपश्रव्य बोली जाती हैं। और जो हम लोग सुन पाते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से कितनी होती है, 20K, मतलब 20,000 हर्ट्ज होती है। तो ये याद रखोगे, इसको मैंने नीचे अच्छे डिटेल में बता रखा है, अभी आपको बताता हूँ वहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन ऑफ साउंड की बात करें तो ध्वनि का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हम लोग सोनार में करते हैं। अब इसमें किस तरह के साउंड इस्तेमाल करते हैं, श्रव्य, पराश्रव्य, अपश्रव्य, ये आगे डिटेल में बताऊंगा, एप्लीकेशन यहाँ जान लो। अल्ट्रासाउंड में भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो मेडिकल फील्ड में अल्ट्रासाउंड कराया जाता है वो किस पे डिपेंड होता है, साउंड पे, लाइट पे, तो आप बोलोगे साउंड पे डिपेंड होता है, ठीक है ना। यूज्ड इन मेडिकल इमेजिन करने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अच्छा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में संगीत वाद्य यंत्रों में इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब देखिए, ये एनसीईआरटी का एक सार है, मैं यहाँ थोड़ा सा रोकता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया सब कुछ यहाँ पे एक लाइन में लिखा हुआ है। जैसे ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु से ही उत्पन्न होती है, मानव किससे सुनता है, वाक तंतु, ये जो वोकल कार्ड होता है उससे सुनता है। ध्वनि ठोस द्रव गैस केवल माध्यम में ही ट्रेवल करती है। कण पल्लों मैंने आपको बता दिया, संकेत ले जाता है, इसको डिटेल में आगे बताऊंगा। अब प्रति सेकंड होने वाले दोलन या कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो ये मैं आपको अभी आगे नीचे बताऊंगा, इसके फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। आवृत्ति को हम लोग किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में, ठीक है ना, ये याद रखोगे। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, ठीक है ना। कंपन का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही प्रबल होगी, ये भी मैंने बता दिया। पूछेगा कि लड़कों की आवाज़ भारी क्यों होती है, तो आयाम की वजह से, उनका आयाम अधिक होता है। लड़कियों की आवाज़ तीक्ष्ण क्यों होती है, आयाम की नहीं बल्कि पिच रीजन होता है उसका, ठीक है ना। अच्छा, फ्रीक्वेंसी रीजन होती है, ठीक है। अच्छा, देखिए क्या रहा है, कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है और ध्वनि अधिकतम तीक्ष्ण होती है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, देखिए, अप्रिय ध्वनियों को शोर कहा जाता है कि हल्ला गुल्ला क्या होता है, जो हमें कानों को मतलब सपोर्ट ना करें, वो साउंड वो हो जाती है, शोर मचाना कह देते हैं उसको, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए, आपके सीटेट में ही एक छोटा सा टॉपिक पूछ लेता है, यहाँ से दोलन से पूछ लेता है। तो ये टॉपिक मैंने यहीं पे ले लिया है, सिंपल सा याद रख लेना। देखिए, दोलन क्या होता है, जब आप एक रस्सी को कहीं खूंटी से टांग करके, ये बॉब, इसको बॉब बोला जाता है, बॉल को इसको लटका देते हैं तो नीचे इस पे mg काम करता है। इस जो स्ट्रिंग होती है, जो रस्सी की लंबाई है, इसको l से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको देखिए, यहाँ से मैक्सिमम पोजीशन होता है, ये मीन पोजीशन बीच वाली होती है, इधर मैक्सिमम, दोनों साइड होता है, ये आप जानते होंगे। यहाँ क्वेश्चन कहाँ से बनता है उस पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ से आपको पूछता है जो दोलन की आवृत्ति होता है, इसका टाइम पीरियड पूछता है। तो t इज इक्वल टू 2π√L/g होता है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला याद रखोगे। अब मैं बताऊं यहाँ क्वेश्चन कैसे बनता है। आपसे कहेगा कि किसी बॉब की रस्सी को मैंने 4 गुना कर दिया तो उसका टाइम पीरियड पर क्या फर्क पड़ेगा। तो मुझे बताओ, टाइम पीरियड जो है रस्सी के लंबाई के रूट में डिपेंड कर रहा है ना, तो टाइम पीरियड क्या होगा, अगर 4 गुना करोगे, रस्सी की लंबाई आपने 4 गुना किया तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, √4, यानी कि 2 गुना हो जाएगा। ये याद रखना, ठीक है ना। तो इतनी सी बात याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। अच्छा, एक फार्मूला और यहाँ पे होता है जहाँ से आपको सीटेट पूछता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है किसी भी बॉब की, दोलन की आवृत्ति जो होती है, वो नंबर ऑफ ऑसिलरेशन, ठीक है ना,
कितना है और डिपेंड डिवाइडेड बाय टाइम होता है। या ये याद रख लेना, टाइम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू नंबर ऑफ दोलन। ठीक है ना, दोलन क्या होता है, एक दोलन कैसे होता है, जैसे यहाँ से बॉब चला, वापस गया यहाँ तक, फिर वापस यहाँ आया, तो इसको बोला जाता है एक दोलन कंप्लीट करना। तो कई बार आपसे पूछ लेगा टाइम दे करके, फ्रीक्वेंसी दे करके, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पूछ लेता है। तो आप ऐसे फार्मूला यहाँ से इसको यहाँ चेंज कर लेना कि टाइम अपॉन फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन आ जाता है। आपसे कई बार नंबर ऑफ ऑसिलेशन और टाइम दे करके फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, तो ये तीनों तरीके से आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है ना, याद रहेगा। वैसे तो फिलहाल ये चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे थ्योरी पार्ट, लेकिन मैं अब आपको फोटो के माध्यम से ये चीज़ें बता देता हूँ कि आयाम क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है। ठीक है ना, चलिए ये देखिए मैंने बताया ना कि ये वेवलेंथ है। ठीक है ना, तो इस तरह से वेव चलती है आपकी, यहाँ से वेव ट्रेवल करती हुई इस तरीके से चलती है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके ट्रेवल करती है। तो इसमें जो मीन पॉइंट से मैक्सिमम हाइट होती है, देखिए मेरा टाइम वेस्ट करने का कोई उद्देश्य नहीं है, मैं थोड़ा सा स्पीड में ही पढ़ाऊंगा। मुझे यकीन है कि आप में से ज़्यादातर बच्चे रिपीटर्स होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं वो लोग भी साइंस बैकग्राउंड से ही हैं आप लोग। केवल आपको रिविज़न की ज़रूरत है कि शॉर्ट वे में कोई आपको रिवाइज करवा दे कॉन्सेप्ट को। ठीक है ना, चलिए तो आयाम क्या होता है समझ गए, लीनियर मोशन, लीनियर पोजीशन से, मीन पोजीशन से मैक्सिमम हाइट को आयाम बोला जाता है। ठीक है ना, अच्छा दो मैक्सिमम पॉइंट, इसको टफ और क्रस्ट बोला जाता है। तो दो जो मैक्सिमम पॉइंट होता है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग वेवलेंथ यानी कि लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये केवल ऊंचाई ऊंचाई की बात नहीं है, दो निम्न पॉइंट भी, अगर मान लो इस वेव की जो मिनिमम पॉइंट है दोनों, इनके बीच की भी डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखिए मैंने आपको पिच वगैरह बता ही दिया था। पिच क्या होती है, इसको हिंदी में तारत्व बोलते हैं। ये भी बता दिया था कि तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर, और जो लाउडनेस होती है वो निर्भर करती है किस पे, आयाम पर। आवाज की मोटाई आयाम पर निर्भर करती है। तो देखिए दो बार मैंने बता दिया, ये सारी बातें केवल इंग्लिश में फिर से लिखी हुई हैं। वुमेन्स वॉइस श्रिल होती हैं, क्यों, हायर पिक्चर, अच्छा पिच वाइल द मैंस वॉइस फ्लैट हैविंग लो पिच। तो पिच की वजह से ही हमारी आवाज़ पतली या मोटी होती है। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अच्छा वेव शेप फॉर द लो पिच, देखिए लो पिच के लिए वेव दे रखा है। पिच, अगर पिच की बात करिए तो ये देखिए दूर दूर इस तरह से ग्राफ जाएगा आपका। ठीक है ना, वेव जाएगी। अगर हाई पिच की बात करेगा, पिच हाई की, अगर कोई जैसे गर्ल्स बोल रही हैं तो उनकी पिच हाई है, तो इसका मतलब ये ग्राफ बहुत पास पास से गुजरता है, ऐसे ऐसे बनता है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। टाइम एक्सिस होता है इसका। चलिए ये तो बस एक बार रिवीजन करा रहा हूं आपको। लाउडनेस बता दिया, आयाम पे निर्भर करता है। ठीक है ना, तीक्ष्णतापन किस पे निर्भर करता है, आवृत्ति पर। इसका देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, वेव शेप फॉर द लो पिच साउंड। देखिए कोई लो पिच साउंड है तो इस तरह से वेव होता है, तीक्ष्ण है तो इस तरह से हाई पिच है। ये समझ गए, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखिए ये भी सिखा दिया आपको, स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस में मीडियम, तो ठोस में सबसे अधिक, फिर द्रव में, फिर गैस में, और वैक्यूम में शून्य होता है। ये याद रखना, मत बोलना कि निम्न होती है, निम्न नहीं होता, बिल्कुल जीरो होती है। कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। ठीक है ना, हाँ अब कुछ चीज और समझ लो, यहाँ पे ये तीन बातें इंपॉर्टेंट लिखी है। ये तो मैंने आपको बता दिया, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल थ्रू विच द ट्रेवल इट। ठीक है ना, स्लोवेस्ट इन गैस, फास्टेस्ट इन लिक्विड, इस तरीके से चलता रहता है। फिर फास्टेस्ट मतलब फास्टर देन होता है, सबसे लास्ट होता है जो सॉलिड में होता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। सबसे तेज किस में ध्वनि ट्रेवल करती है, सॉलिड में। आपसे पूछेगा स्टील में तेज दौड़ेगी या लिक्विड में, तो आप बोलोगे स्टील। स्टील क्योंकि होती है ठोस अवस्था होती है। ठीक है ना, यहां समझ गए। एक बात ये इंपॉर्टेंट होती है, क्या, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विथ राइजिंग द टेम्परेचर। अगर कहीं किसी रूम का टेम्परेचर आप बढ़ा देते हो तो वहां पे साउंड की स्पीड भी बढ़ जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना, दूसरा क्या याद रखोगे, एक सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर हो गया। हाँ, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज, ठीक है ना, इंक्रीजेज एज ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इंक्रीजेज। जैसे अगर वायु में बहुत ज्यादा नमी आ जाती है तो भी इंक्रीज होती है। ठीक है ना, इसमें कुछ कंफ्यूजन सा लिखा है क्या, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद द एयर राइजिंग ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये याद रखेंगे। अच्छा वैसे यहाँ पे इंक्रीजेज नहीं होना चाहिए, डिक्रीजेज होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने, मैं इसको एक बार फैक्ट को चेक करके आपको फिर से बता दूंगा। क्योंकि देखिए
हमें एक बात तो तय है कि जितने ज़्यादा पास पार्टिकल होंगे, सॉलिड अवस्था होगी, उतने ही साउंड की स्पीड तेज होती है, ठीक है ना। और जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाता है उतने ही साउंड की स्पीड कम होती है। अगर आप किसी रूम का टेम्परेचर हाई कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप वहाँ के पार्टिकल को दूर दूर कर रहे हैं, और दूर दूर पार्टिकल होंगे तो साउंड की स्पीड ऑटोमेटिक डिक्रीज होने आनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पता नहीं क्यों इंक्रीज लिखा हुआ है, मैं इसको डिटेल में एक बार एनालिसिस करके फिर से आपको बता दूंगा, ठीक है ना। पर ये 100% तय है कि ह्यूमिडिटी अगर बढ़ रही है, नमी बढ़ती है, तो साउंड की स्पीड जो होती है इंक्रीज होता है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा आगे क्या कह रहा है, ये देखिए मैंने अंतर आपको स्पष्ट करा दिया था कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है फास्टर देन होती है स्पीड ऑफ साउंड से। एग्जाम्पल भी बता दिया था, बिजली कड़कने वाला, ठीक है ना। ये छोटा सा फैक्ट है, चाहे तो याद रख सकते हैं कि एयर में स्पीड ऑफ साउंड जो होती है 344 मीटर पर सेकेंड होती है अगर टेम्परेचर 22 डिग्री है, क्योंकि टेम्परेचर इफेक्ट डालता है साउंड पे, ठीक है ना। चलिए, ये भी आपको ध्वनि का परावर्तन मैंने बता दिया था, आपको ये भी बता दिया था कि क्यों जो सिनेमा घरों के छतें उस तरह से कर्व बनाई जाती है, ये भी सब भी आपको बता दिया था, ठीक है। चलिए, हाँ अब हम आपको वो बता देते हैं कि हम कौन सी ध्वनियाँ सुन सकते हैं, कौन सी नहीं सुन सकते हैं। देखिए, जो लिमिट होती है उसको याद रखो। जो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि होती है उसको हम श्रव्य बोलते हैं, वो हमें सुनने योग्य होती है। अगर 20 से कम है तो उसको अपश्रव्य बोलेंगे। अगर 20,000 मतलब 20,000 से अधिक ध्वनि का फ्रीक्वेंसी है तो उसके पराश्रव्य बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। चलो, अब यहाँ पे देखिए इको की बात कर दिया, रिपीटेशन ऑफ साउंड को हम लोग इको बोलते हैं, ठीक है ना। चलो, ये छोटे छोटे फैक्ट है, रिवाइब्रेशन भी बता दिया, ठीक है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए और ये याद रखना, आगे मैं क्लासेस को व्यवस्थित करता हूँ, लाइव क्लास लूँगा, ठीक है ना। क्योंकि 2 वे कम्युनिकेशन होता है तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट होता है। मुझे केवल अकेले में बोलने में थोड़ा सा वो लगता है कि अकेले ही बोल रहा हूँ। आप सोचो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम, फिर भी आप लोगों को इस तरीके से बातें देनी पड़ रही हैं। तो 2 वे कम्युनिकेशन होगा तो कुछ बातें अगर रह भी जाएंगी तो मज़ा आएगा रिप्लाई भी देने में, ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है ध्वनि तरंगों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला कह रहे हैं ध्वनि तरंगे गैसों में द्रुतगामी होती हैं। अच्छा, साउंड वेव ट्रेवल फास्टेस्ट इन गैस, नहीं भैया गलत है, फास्टेस्ट नहीं होती है, फास्टर हो सकती हैं। फास्टेस्ट का मतलब सबसे अधिक हो गया, सबसे अधिक तो ठोस में होता है, इसलिए ये ऑप्शन कट गया, ठीक है ना। अगला कह रहे हैं कि 15,000, अच्छा मानव वह ध्वनि सुन सकते हैं जिसकी आवृत्ति 15,000 हर्ट्ज आवृत्ति होती है। बिल्कुल सही बात है, मानव किसने कितना सुनता है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक सुन लेता है, ठीक है ना। तो 15,000 तो इसके बीच में ही लाई कर रहा है ना, तो ये तो सुन ही लेगा, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहे हैं ध्वनि तरंगे परावर्तित नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, अभी तो बताया। साउंड इको कैसे होता है, लाइट की तरह ये भी रिफ्लेक्ट होती है। अगला ऑप्शन कह रहे हैं ध्वनि की प्रबलता ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रबलता नहीं निर्भर करता है, तीक्ष्णता निर्भर करता है। लाउडनेस मैंने बताया ना, आयाम पे निर्भर करता है, आयाम पे। यही 4-5 क्वेश्चन जनरेट होते हैं, याद कर लो, ठीक है ना, कि लाउडनेस आयाम पे डिपेंड करता है, तारत्व उसकी आवृत्ति पर। तो ये भी गलत हो गया, तो आपको आंसर मिल चुका है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको असर्शन और रीजन दे रखा है, ठीक है ना। असर्शन यानी कि अभिकथन कह रहा है कि वायु की अपेक्षा जल में ध्वनि अधिक तेजी से गति करती है। बिल्कुल, जल क्या है, द्रव है, वायु क्या है, गैस है। तो द्रव में स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम होता है इन कंपैरिजन टू गैस में। तो ये बात तो बिल्कुल सही कह रखा है इसने अभिकथन। रीजन क्या देख रखा है, कह रहा है माध्यम की दृढ़ता यानी कि रिजिडिटी ऑफ मीडियम इंपैक्ट द स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल पर प्रभाव डालती है। बिल्कुल डालती है, जितना अधिक ठोस होगा, जितना द्रव होगा, उसके उस वजह से ही तो साउंड तेज और कम होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, इसी की वजह से हमें क्या होता है, जल में अधिक सुनाई देता है इन कंपैरिजन टू गैस। तो ये भी सही है, रीजन भी सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। देखिए, कौन सा रीजन किसी का एक्सप्लेनेशन है कि नहीं उसको पता करने के लिए क्या करते हैं ना, जब आप कारण पढ़ो उसके बाद इसलिए वर्ड जोड़ करके कथन को पढ़ो, देखो आपको समझ आ जाएगा कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, बोथ आर करेक्ट एंड व्याख्या भी कर रहा है। तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं,
आर जो है रीजन जो है कथन का पूरी तरीके से सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है ना। चलिए, हाँ ये बात याद रखना और आप लोग कमेंट कर देना कि क्या सर आप लाइव मतलब आप कमेंट कर देना कि सर लाइव क्लास लीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए 1-2 दिन के अंदर ही लाइव का स्टेटमेंट इसका सेटअप कर लूँगा, ताकि कोई दिक्कत ना है। मैं लाइव सोच रहा हूँ आप लोगों के साथ इंटरेक्ट हो तो थोड़ा, क्योंकि देखे तो क्यों कम रिजल्ट आ रहा है सीटेट का, क्या वजह है, आप लोगों से 2 वे बातचीत भी तो होगी, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचाने, रॉन्ग वाला स्टेटमेंट पहचानना है हमें। कह रहा है ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है, यही गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। निर्वात में मैंने बोला ना नहीं गति कर सकती है, तो यही गलत है, यही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कंपन की आवृत्ति उच्च है तो तारत्व अधिक होगा, ये तो सही है, तो ये आंसर नहीं होगा कि उसने गलत पूछा है। कह रहा है सभी कंपन गतियां दोलन करती हैं, हाँ सही है, ये आंसर नहीं होगा। कह रहा है बांसुरी में ध्वनि वायु स्तंभ के कंपन द्वारा होता है, मैंने बताया ना बांसुरी में कैसे बजाते हैं, तो ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसने गलत पूछा था तो पहले ही आ गया आंसर, ठीक है ना, निर्वात में नहीं गमन करती। अगला देखिए क्या कह रहा है, एक और असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। कह रहा है कथन को पढ़िए और विकल्प का चयन कीजिए। असर्शन दे रखा है कि सर्दी के एक ठंडे दिन की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु के गर्म दिन में ध्वनि की चाल अधिक होती है। जी बिल्कुल, सर्दियों में क्या होता है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। अभी मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि ह्यूमिडिटी अधिक है तो साउंड की स्पीड अधिकतम होगी, ठीक है ना। तो ये बात तो अभिकथन तो इसने सही दे रखा है। रीजन क्या दे रखा है, कह रहा डेंसिटी ऑफ हॉट एयर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर, बिल्कुल सही है। जो गर्म हवाएं होती है उसका घनत्व तो कम हो जाता है, मैंने बताया ना गर्म चीज फैलती है तो पार्टिकल भी फैल जाते हैं दूर दूर, तो डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी तो क्या होता है, मैंने पढ़ा, डेंसिटी चैप्टर भी पढ़ाऊंगा कि कम जगह में कितने अधिक पार्टिकल है, कितना डेंस है, सघन कितना है, ठीक है ना। तो ये भी सही है, तो इसी की वजह से इसका ये एक्सप्लेनेशन है। इसी वजह से क्या है, सर्दियों के मौसम में पार्टिकल पास होते हैं, ह्यूमिड होते हैं, इस वजह से क्या होता है साउंड हमें तेज सुनाई देता है। तो ये इसको दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आप पिछले सीरीज देख सकते हैं, जो मैंने पिछला सीटेट पढ़ाया था, आपको समझ आएगा। मैं बहुत नेचुरल तरीके से पढ़ाता हूँ, कोई भी उल जलूल की ना बात करना मुझे पसंद होता है, सीधा टू द पॉइंट आपको कॉन्सेप्ट सिखाना होता है। कम से कम टाइम में कोशिश करता हूँ आधा घंटा से 45 मिनट की ही वीडियो क्लास हो, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपसे कि ए बी सी डी निम्न 4 माध्यमों को निरूपित करते हैं। पहला ए है आपका एयर, बी है आपका वाटर, सी है आपका आयरन यानी कि ठोस, डी है आपका निर्वात। कह रहा है उपयुक्त दिए गए माध्यमों में ध्वनि की गति क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम होगी। क्या न्यूनतम में 4 को लगा दूं? अरे नहीं भैया, न्यूनतम नहीं, बल्कि इसमें तो शून्य होती है, तो 4 वाला ऑप्शन तो काट ही दो। न्यूनतम किस में होगी, एयर में होगी, अधिकतम किस में होगी, ठोस यानी कि आयरन रॉड में होगी। तो 1 और 3 आपका आंसर हो जाएगा। 1 3 कहाँ रखा है, ये दे रखा है तीसरे ऑप्शन में, ठीक है ना। 1 4 बोलोगे तो नहीं, ठीक है ना। 4 तो वैसे भी निर्वात तो शून्य होता है, ठीक है ना, ये याद रखना। चलिए आगे देखिए, यहां देखिए कह रहा है कि यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेगी। देखो, जो लोग फार्मूले याद करके रखे होंगे उनको पता चल गया होगा कि F इक्वल टू, मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ दोलन बटा टाइम होता है। तो इसने पूछ रखा है कितने दोलन करेगी, तो n पूछ रखा है, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम कर दीजिए। तो फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है 2, टाइम कितना दे रखा है 16 सेकंड, तो 16 दूनी 32 आ जाएगा, तो 32 दोलन वो करेगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अगर फार्मूला याद है तो सब सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब जल्दी जल्दी करा देता हूं, ज्यादा टाइम ना लगे आपका। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। कह रहा है ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। हाँ, तो सही बात है भैया, ये सही तो लिखा है, साउंड कांट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। मैंने बताया ना ध्वनि निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकती, इसने सही कथन पूछा है, यही सही बात है, ठीक है ना। तो यही आंसर हो गया अपना। तो अगले देखते हैं, कह रहा है ध्वनि का तारत्व उसके आयाम, तारत्व आयाम पे नहीं बल्कि आवृत्ति द्वारा निर्धारित होता है, तो ये गलत हो गया पूरी तरह से, ठीक है ना। ये बार बार आपको सारे ऑप्शन बताऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। देखिए कह रहा है कंपन की आवृत्ति निम्न है तो तारत्व उच्च होगा, नहीं, आवृत्ति निम्न है तो तारत्व निम्न होगा, आवृत्ति उच्च है तो तारत्व उच्च होगा, ये भी गलत हो गया। अगला आपसे कह रहे हैं ऑप्शन में कि ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति नहीं करती बल्कि आयाम करता है, ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका पहला आंसर इसका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी सरल लोलक
ठीक है, किसी सरल लोलक के आवर्तकाल पर उसकी लंबाई चौगुनी कर देने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताओ। मैंने आपको ये सिखाया था अभी ना, ये लोलक बनाया था यहाँ पे, याद है। टी इज इक्वल टू 2π√L/g आपको फार्मूला भी रटवाया था। तो मैंने ये भी बताया था जो टाइम पीरियड होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √L के। अगर कह रहा है आप ना लंबाई को चौगुनी कर दो, इसका मतलब जब आप इसको 4 करोगे तो टाइम जो हो जाएगा √4 हो जाएगा, यानी कि 2 गुना हो जाएगा, 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो बिकम ट्वाइस, 2 गुना हो जाएगा। तो ये सिंपल सा है, तो इस तरीके से आप आंसर कर देंगे। चले आगे बढ़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। सबसे पहले तो देखिए शुष्क वाले में नहीं होगा, 0 डिग्री शुष्क कहे, शुष्क जहां जहां है वो काट दो ऑप्शन, 2 ऑप्शन कट गए। आर्द्र में होगा लेकिन 0 डिग्री आर्द्र नहीं होता, बिल्कुल अगर बर्फ बन चुका है तो वहां नहीं, 0 डिग्री आर्द्र नहीं, ये 40 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, ठीक है ना, कि 40 डिग्री आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल मैक्सिमम होती है, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप में से या आपका कोई भी छोटा भाई बहन या दोस्त यार जो लोग बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, TRE 4 के लिए टीचिंग बैकग्राउंड में, उनके लिए भी मैं मैथ और साइंस का कोर्स पढ़ा रहा हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी तरीके से। तो आप उन तक प्लीज इस चैनल को शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना, इतनी सी डिमांड है। चलो आगे देखिए क्या कह रहा है, कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है, नीचे दिए गए कथनों के सही कथन का चुनाव कीजिए। इसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रखा है और आवर्तकाल। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये मुझे बताओ। F इक्वल टू नंबर ऑफ दोलन बटा टाइम होता है ना, टाइम इन सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी अगर मैं निकालना चाहूं तो दोलन कितना कर रहा है, 30, कितने समय में, 3 सेकंड में। तो 30 बटा 3 हो जाएगा, काटोगे तो 10 बार में जाएगा। तो 10 हर्ट इसकी फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। चारों ऑप्शन में देखो 10 हर्ट कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 10 हर्ट लिखा है, यहाँ 0.3 हर्ट लिखा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ 0.3 हर्ट लिखा है, ऑप्शन नहीं होगा। 3 हर्ट लिखा है, ऑप्शन नहीं होगा। सारे ऑप्शन कट गए, पहला ही सही है। और फ्रीक्वेंसी अगर निकालना है तो 1/, वो लिख सकते हो टाइम, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं, यहाँ से आवर्तकाल पूछा है, सॉरी। तो आवर्तकाल क्या होता है, T इक्वल टू हो जाएगा 1/f। इससे निकालेंगे तो आपको ये भी निकाल ही देता हूँ। तो आपका आ जाएगा T इक्वल टू 1/f, मतलब 1/10। फोटो यहाँ करूँ जरा, तो 1/10 जब आप करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन पे आपको दे रखा है, ठीक है ना। चलिए शेयर कर देंगे ना आप लोग दोस्तों तक। चलो आगे बढ़ चलते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है, एक सेकंड, है सॉरी। अब देखिए एक क्वेश्चन उससे जो फोटोग्राफ्स मैंने वाद्य यंत्रों का लगाया था उससे है, ठीक है ना। यहाँ देखिए आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भरें, ठीक है ना। पहला आपसे कह रहा है कि ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, हाँ जी सही बात है, तथा भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों में विशिष्ट कंपनमान भाग होते हैं, अलग अलग, जैसे गिटार में कुछ और कंपन कराया जाता है, ढोलक में किसी और चीज को। तो ये कह रहे हैं खाली स्थान x है, x कोई वाद्य यंत्र है में ध्वनि तनित तारों द्वारा उत्पन्न होती है। तो मुझे ये बताओ तनित तार द्वारा कहाँ कहाँ ध्वनि उत्पन्न कराते हो आप लोग, ठीक है ना। या तो गिटार होता है, या सितार होता है, या वायलिन होता है जिसमें तार लगे होते हैं। तो आप सोचो एक्स क्या हो सकता है, क्या कभी ढोलक हो सकता है, नहीं हो सकता है। इकतारा का सोचेंगे, सितार हो सकता है, हाँ हो सकता है, गिटार हो सकता है, ठीक है ना, इसमें तार लगे होते हैं। तो एक ऑप्शन कट गया। वायु कह रहे हैं वायु में तनित झिल्ली को कंपन करती है, इसका मतलब सेकंड पोजीशन पे आपका क्या होना चाहिए, ढोलक या तबला होना चाहिए। तनित झिल्ली उसी पे तो लगी होती है, तो हारमोनियम नहीं होगा, वायलिन ये भी कट गया। यहाँ तबला दे रखा है, हारमोनियम में भी तो आप अभी रोक के चलो, आगे देखते हैं। 2 ऑप्शन कट गए। कह रहे हैं जेड में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपायमान भाग वायु स्तंभ होता है। अब मुझे बताओ, वायु स्तंभ तो सिंपल सी बात है कि बांसुरी में होता है, तो आपका बांसुरी या शहनाई में भी वायु स्तंभ होता है। ढोलक यहाँ दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो एक ही ऑप्शन बचा सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन, ठीक है ना। तो गिटार हो गया, तबला हो गया, शहनाई हो गया। मैंने शुरुआत में इसको बिल्कुल फोटोग्राफ से एनसीईआरटी का लगा करके दिखा रखा था, ठीक है ना। और कैसी लगी वीडियो 2 शब्द जरूर लिख के जाना, ठीक है। काफ़ी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, इतनी तो डिमांड कर सकता हूँ आप लोगों से, लेके आप कमेंट तो कर ही सकते हैं, उससे कुछ नहीं होता है, एक मोटिवेशन बना रहता है कि हाँ किसी को पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता तो चलो कौन कौन नाम से बच्चे पढ़ रहे हैं, याद हो जाता है कमेंट पढ़ते पढ़ते, ठीक है ना। कमेंट भले मैं जवाब नहीं देता हूँ,
पर कोई ऐसा जेन्युइन बात होती है तो जवाब भी देता हूँ आपको, अगर नीड होती है किसी हेल्प की तो। पर मैं पढ़ता सबका कमेंट हूँ, ठीक है ना। तो आज की वीडियो को यहीं तक, और कोशिश करूँगा आगे से आपको लोगों को लाइव क्लासेस लेने के लिए, तो आप लोग तैयार रहिएगा। मैं सेटअप तैयार करके आप लोगों को लाइव भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो जुड़िएगा जरूर। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।